हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। उससे पहले मुझे करनी है आपसे कुछ बातें। वो क्या कि जिनका आज एग्जाम हो गया हो तो अपना रिव्यू जरूर देना कि उनका पेपर कैसा हुआ, यानी कि जो सीरीज में मैंने वीडियोस बनाई थी वो आप किसी काम आई या नहीं आई, दिक्कत रही तो कहां रही, ठीक है, ताकि मैं आगे जाके जो आने वाली सीरीज हो उनको इंप्रूव कर पाऊं। आई बात समझ में। दूसरा काम, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं जानता हूं बहुत से बंदे ऐसे हैं जो वीडियो देखते जरूर पर सब्सक्राइब नहीं करते। आई बात समझ में। तो अगर जिसको इसके क्या नाम है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस की सीरीज जितनी जल्दी कंप्लीट करवानी है तो भाई मेरे सब्सक्राइबर फटाफट बढ़वा दो, ठीक है। जिनको जरूरत हो इस सीरीज की तो उनमें शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि 4 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, उससे पहले मैं सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है क्या कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स फटाफट बढ़वाओगे, है ना। तो इतनी तो मैं डिमांड कर ही सकता हूं आप लोगों से। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये वीडियो जब अपलोड होगी तब हैप्पी न्यू ईयर आ चुका होगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों का नया साल आ चुका होगा और उम्मीद है आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमने ऑप्टिमाइजेशन तो पढ़ा था इन केस ऑफ 1 वेरिएबल, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा हमने एक वेरिएबल के केस में तो पढ़ लिया था, लेकिन अब हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल्स के केस में। यानी कि अगर केस 2 वेरिएबल के आ गए भाई, जरूरी तो नहीं है ना कि बिजनेस में कॉस्ट फंक्शन एक ही वेरिएबल का होगा, ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन एक ही वेरिएबल का होगा, रिवेन्यू फंक्शन एक ही वेरिएबल का होगा। तो भाई मल्टीपल वेरिएबल भी तो यूज हो सकते हैं। तो उस केस में अब हम बात करने वाले हैं कि अगर 2 केस में अगर हमारे पास फंक्शन होगा, यानी कि 2 वेरिएबल्स के केस में अगर हमारे पास फंक्शन होगा तो हम ऑप्टिमाइजेशन का पता कैसे लगाएंगे, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम रिवेन्यू हो, इसका पता कैसे लगाएंगे, और मिनिमम कॉस्ट हो हमारी, इसका पता कैसे लगाएंगे, उसी के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन इन 1 वेरिएबल तो हम खत्म कर चुके हैं और उम्मीद है सबने वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो भाई पहली बात तो वीडियो को सीरीज में देखा करो, ताकि किसी भी कंसेप्ट में किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत यह टॉपिक रिलेटेड है किससे, ऑप्टिमाइजेशन इन 1 वेरिएबल वाले केस से, ठीक है। तो जो वीडियो जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आई है वो कम से कम इसकी पिछली वीडियो जरूर देख लेना। तो अब हम शुरू करते हैं 2 वेरिएबल वाले केस में कि हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे हासिल करेंगे। अब उसका स्टेप समझते हैं। पहला, हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा। अब फंक्शन क्या हो सकता है, देखो बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन यानी कि देखो मैथ में तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर जैसे मैं बात करूं, रिवेन्यू का फंक्शन हो सकता है। रिवेन्यू क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है उससे आने वाले पैसे को बोलते हैं रिवेन्यू। तो रिवेन्यू का एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कंपनी 2 गुड्स बेचती हो, एक एक्स एक वाई, तो उस केस में तो 2 वेरिएबल हो गए, तो रिवेन्यू भी क्या होगा, दोनों का अलग लगाएगा। तो इसलिए फंक्शन भी 2 वेरिएबल केस में बन सकता है। रिवेन्यू हो गया, फंक्शन हो सकता है प्रॉफिट का, फंक्शन तो प्रॉफिट का भी हो सकता है। अब बात है प्रॉफिट और फंक्शन से क्या कहना चाहते हो आप, देखो अब मैंने क्या बोला कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 2 गुड्स या फिर सर्विसेज बना रही है तो 2 का रिवेन्यू है, तो ऐसे प्रॉफिट है 2 का ही, प्रॉफिट भी 2 का ही होगा, तो प्रॉफिट भी क्या होगा हमारे 2 वेरिएबल्स में हो गया, ठीक है। या फिर होता है कॉस्ट का फंक्शन। कॉस्ट यानी कि अब भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है उस पर खर्चा भी आएगा, और जब खर्चा आएगा उसके लिए पैसा भी चाहिए, मतलब उसका भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तीनों चीज के, रिवेन्यू का भी, प्रॉफिट का भी, कॉस्ट का भी, जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रिवेन्यू को और प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके, क्योंकि कौन चाहेगा कि मेरा रिवेन्यू गिरे। रिवेन्यू क्या होता है कि पैसा बिजनेस में कम आए, नहीं, सब चाहेंगे पैसा बढ़े, मेरे पास पैसा ज्यादा आए, तो सब चाहते हैं कि रिवेन्यू मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। तो रिवेन्यू बढ़ाना जरूरी है, फिर प्रॉफिट का बढ़ाया जाना भी जरूरी है, और कॉस्ट कम आए कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट तो कम ही करनी पड़ेगी ना भाई जी। कॉस्ट जब खर्चा कम से कम करूंगा बिजनेस का तभी तो प्रॉफिट बढ़ा पाऊंगा। तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की टेक्निक ढूंढते हैं। अब वो टेक्निक क्या होती है थोड़ा सा उसको पूरी बात कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट को बढ़ाने के तरीके भी होते हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के तरीके भी होते हैं। हम हमेशा ऐसे मॉडल्स को ढूंढते रहते हैं। मॉडल वो नहीं कि हम एक्टर को हायर कर लेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट के, नहीं, मैं मॉडल का बात कर रहा हूं यहाँ पे बिजनेस टेक्निक की,
कि हम वो टेक्निक एडेप्ट करें कि खर्चा कम से कम आए ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें। आई बात समझ में? तो इसलिए जब हम अलग अलग तरह के मॉडल चूज करते हैं ना किसी भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, यानी कि अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो वे देखते हैं कि खर्चा किससे कम आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर यही मार्कर बनाना है मुझे, इसको बनाने की 3 मशीनें हैं, है ना, इसको बनाने की 3 मशीनें हैं, तो मैं देखूंगा सबसे एक एक प्रोडक्ट बनवा लूंगा और ये देखूंगा कि सबसे बेटर क्वालिटी किसकी है, ताकि लोगों को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। दूसरा वो क्या कि सबसे कम खर्चे में कौन सी मशीन, कौन सी टेक्निक ऐसी जो सबसे कम खर्चे में इस मार्कर को तैयार कर देती है, तो मैं उस टेक्निक को अडेप्ट करूंगा अपने बिजनेस के लिए ताकि मैं अपने प्रॉफिट भैया को मैक्सिमाइज कर सकूं। ठीक है। और भाई एक और इंपॉर्टेंट बात, जिसको भी अब इस सीरीज के यानी कि ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस के नोट्स चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, वो इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667836336। और भाई एक बात और बोल दूं, बहुत से बंदे इस नंबर पे कॉल कर देते हैं फिर कोई भी क्वेरी, क्योंकि इस नंबर पे आप कोई भी क्वेरी पूछोगे उसका मुझ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, तो इस वहम में मत रहना कि मेरे से बात हो जाएगी। ठीक है। तो जिनकी भी क्वेरी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हो, मैं उसे एक बार रीड जरूर करता हूं, जो रिप्लाई देने लायक होती है, फिर जो लगता है कि मैं सोल्व कर दूंगा मिनिमम टाइम में, तो मैं सोल्व करके वापस आपको भेज दूंगा। लेकिन ठीक है, कि कोई इस नंबर पे फोन मत करना कि मुझसे बात हो जाएगी, डर की डाउट पूछने के लिए, तो भाई वो नंबर, ये नंबर मेरे पास नहीं आता है। ठीक है, यू मान लो ये नंबर भी टीम के पास है, तो आपको इस नंबर पे फोन नहीं करना है, क्योंकि अब खामा खाने परेशान करोगे, मेरे से बात भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि जिन भी बच्चों को नोट्स लेने हो या फिर कोई भी क्वेरी भेजनी वो भेज जरूर सकता है। ठीक है, फिर नोट्स परचेज करने के लिए मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को, ताकि फिलहाल आप लोगों को क्या रहे, आपके लिए नोट्स लेना ईजी रहे। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब शुरू करते हैं अपना आगे का कंसेप्ट। तो पहला काम क्या था? फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है। दूसरा क्या? डिटरमाइन द ऑप्टिमाइजेशन गोल। ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या होना चाहिए हमारा? देखो, ऑप्टिमाइजेशन गोल से मेरा मतलब क्या है कि मैक्सिमम दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, क्या दिखाना है? अब मेरे भाई एक सिंपल सी बात है, कॉस्ट होगा तो मिनिमम दिखाऊंगा। अब खर्चा थोड़ी ना कोई चाहती है कोई कंपनी अपना खर्चा बढ़ाऊं, नहीं, सब चाहते हैं अपना खर्चा कम से कम रखूं, तो कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है, इसके ऊपर काम करूंगा। प्रॉफिट और रेवेन्यू, ये तो सब चाहते हैं बढ़े, हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, है ना भाई, तो सब चाहते हैं, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहां पे उसने क्या बोला, यहां पे डिसाइड वेदर यू वांट मैक्सिमाइज or minimize the objective function. This will depend on specific problem you are trying to solve. ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे जो आप सोल्व करने का ट्राई कर रहे हो। अब आगे देखते हैं, आगे वाले पॉइंट क्या है? तीसरा, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें निकालने क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जिनको क्रिटिकल पॉइंट का मतलब नहीं पता, पहले मैं वो समझा देता हूं भाई। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसी पे जो फंक्शन है ना वो मैक्सिमा होगा या उसी पे मिनिमा होगा। हाँ, चेक करेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट का मतलब देखो, क्रिटिकल पॉइंट निकलता है कैसे, लास्ट में समझाऊंगा मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पे वो कॉस्ट, वो रिवेन्यू, वो प्रॉफिट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि टर्निंग पॉइंट ही बोल देते हैं कई बार हम उसे। ठीक है, उसके बाद इवेलुएट द सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। फिर हम क्या निकालेंगे? सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं, सिंपल और पार्शियल। आज हम थोड़ी बहुत बात पार्शियल की भी करेंगे, बाकी मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा इससे, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क होता है सिंपल डिफरेंशिएशन में और क्या फर्क होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ऑफ एक्स वाई, फंक्शन किसका है? एक्स और वाई, यानी कि एक फंक्शन जेड मान लेते हैं जो एक्स और वाई का है। ठीक है, एट द क्रिटिकल पॉइंट हमें 3 चीज डिटरमाइन करनी होगी। क्या वो मिनिमम है, क्या वो मैक्सिमम है, या फिर वो सैडल पॉइंट है। अब सैडल पॉइंट क्या होता है कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि ना तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है ना ही उस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है। ठीक है भाई, हमारा धोखा देगा क्रिटिकल पॉइंट वाला कंसेप्ट, ना तो वो हमें मैक्सिमम बता के गया ना वो हमें मिनिमम बता गया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, चेक बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट भी चेक करने हैं। अभी बाउंड्री पॉइंट क्या मतलब होता है? पहले सुनो, कर्व 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? जिसके आसपास घेराबंदी हो, जो बंद हो, उन्हें बोलते हैं बाउंडेड कर्व। एक होता है अनबाउंडेड। अगर कर्व बाउंडेड है तो हम उसकी बाउंड्रीज पे भी चेक करते हैं। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं ग्राफ से।
ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव केस से। अगर मान लो इस ग्राफ को ध्यान से देखना, अभी आप ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया। अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो टर्निंग पॉइंट के हिसाब से, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं तो ये आना चाहिए था मैक्सिमम पॉइंट, ये वाला, क्योंकि इस टाइम पे ग्राफ ने टर्न लिया है और ये वो मैक्सिमम जगह जहां से ग्राफ ने टर्न लिया है। और अगर मैं मिनिमम पॉइंट की बात करूं फिर तो ये आना चाहिए था ये वाला, कि यहां पे ग्राफ ने मिनिमम टच किया है टर्निंग पॉइंट के हिसाब से। लेकिन असली में मैक्सिमम है कौन? ये। असली मिनिमम है कौन? ये वाला पॉइंट, ये। तो इसलिए हमें बाउंड्रीज पे भी चेक करना पड़ता है कि ग्राफ कहीं और मैक्सिमम आंसर तो नहीं दे रहा, ग्राफ कहीं और मिनिमम आंसर तो नहीं दे रहा। बाद में इसका फायदा क्या होगा? अरे मान लो कि क्रिटिकल पॉइंट ने किसी और इनपुट को बता दिया, जैसे क्रिटिकल पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर तू इस मार्कर के 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो तेरा प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। लेकिन असली में पता लग रहा है कि जब मैं 1000 कर रहा हूं तब भी प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, और तब असली में प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। तो इससे तो कंपनी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि कंपनी क्या सोचेगी इस मेथड के हिसाब से कि मैं अगर 100 मार्कर बनाऊंगी तभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, कंपनी तो 1000 में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी बाउंड्री के पॉइंट से चेक करना ही क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, यानी कि एंड पॉइंट पे चेक करना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हम इसको एक चीज और बोलते हैं, पता है क्या? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। नकली है, ठीक है। जब तक आपको बाउंड्री पॉइंट का पता ना हो तो वो नकली कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब तो चेक बाउंड्री पॉइंट से पहुंच गए। तो इफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज बाउंडेड, अगर डोमेन बाउंडेड है, इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द बाउंड्रीज। तो आपको बाउंड्रीज पे भी उसका पता लगाना चाहिए। इफ टू चेक देम एनी कोरस्पॉन्ड टू मिनिमम और मैक्सिमम, इससे पहले कि आप किसी पॉइंट को मिनिमम बताओ या मैक्सिमम बताओ। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, एनालाइज एंड कंपेयर रिजल्ट। क्या कि आपको अपने रिजल्ट को कंपेयर भी करना चाहिए, मतलब आपके अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट आए, आपको ये देखना चाहिए कि किस में प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, किस पे कॉस्ट मिनिमम आ रहा है। मैंने भी समझाया ना कि हमने 3 टेक्निक्स ली, 3 मॉडल्स लिए, ठीक है, 3 मेथड्स अपनाए किसी एक चीज को, किसी भी एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए। हमने ये चेक किया कि किस पे इसलिए मैक्सिमम आ रहा है और किस पे इसलिए मिनिमम आ रहा है, ठीक है, और किस पे प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है, साथ साथ कॉस्ट भी मिनिमम आ रही है। हमें वो मेथड अपनाना चाहिए ताकि हम बिजनेस में अपने बिजनेस को और अच्छी ग्रोथ दिला सकें। अब आते हैं आगे। तो ये तो हो गए कुछ मेथड्स, और अब हम थोड़ा सा चलते हैं मैथ्स के पास, और मैथ्स के हिसाब से एक एक करके मेथड को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा? अपना फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन डिफाइन किया जो है f x, y, ठीक है, फंक्शन डिटरमाइन हो गया। इसको मैं पूछता हूं z, ठीक है, z है एक फंक्शन है जो x और y में बना हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका करोगे डेरिवेटिव। पर कौन सा डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने? पार्शियल डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव करूंगा। पर भाई कैसे करेंगे बात करेंगे अगली वीडियो में। तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आपका आएगा dz अपॉन में dx। एक तो ये आएगा, मतलब x मान लो है हमारे पास एक प्रोडक्ट, y है दूसरा प्रोडक्ट, तो ये तो पहले का आ गया। दूसरा होगा हमारा dz अपॉन में dy, आ गया। फिर हम रखेंगे दोनों को 0 के बराबर, दोनों को रखेंगे 0 के बराबर। यहां से आएंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट, मतलब पहला स्टेप डेरिवेटिव करना और 0 के बराबर रखना, जहां से हमारे क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट। मतलब यहां से आएगी x की कुछ ना कुछ वैल्यू और यहां से आएगी y की कुछ ना कुछ वैल्यू। मुझे नहीं पता क्या आएगी, बस आएगी इतना पता है, वैल्यू आई। अब इन्हीं पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। जो भी फंक्शन है, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम दिखाना होगा और कॉस्ट होगा तो मिनिमम दिखाना होगा, ऐसे रिवेन्यू होगा तो ही मैक्सिमम दिखाना होगा। तो एक्स और वाई पे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, पर हम गारंटी किससे लेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। यानी कि अगर हमारा d2z अपॉन में dx स्क्वायर लेस देन 0 आ गया तो ये पॉइंट है मैक्सिमा का। लेकिन अगर d2z अपॉन में dx स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा मिनिमा का। यानी कि पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। ऐसे एक बार और देखते हैं। अगर मैं एक बात और समझाऊं तो d2z अपॉन में, अब y की किस में चेक करना है? dy स्क्वायर।
अगर ये लेस देन 0 आया यानी कि नेगेटिव आ गया तो फिर से मैक्सिमा, तो दोनों पॉइंट मैक्सिमा के हैं। और अगर डी टू जेड यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डी वाई स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा आ गया तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मिनिमा। यानी कि अगर नेगेटिव आता है, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करना। और लास्ट रह गया हमारा एक कंसेप्ट, वो है सैडल पॉइंट कैसे चेक करेंगे भैया, उसके ऊपर मैं बात करूंगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम दो चीजों को काफी डीप में डिस्कस करने वाले हैं, एक पार्शियल डेरिवेटिव, दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल डिफरेंशिएशन। दोनों काफी डीप में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। आज हम उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो शुरू करते हैं, फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी क्या लिखा हुआ है, अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारा लेसन नंबर 3 था, जिसमें हम बात करने वाले थे किसके ऊपर, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, इसके ऊपर मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में, इनकी पिछली वीडियो में। अब हम समझते हैं पहले तीन तरह के फंक्शंस को। सबको दिख रहा है ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। इसे कांस्टेंट फंक्शन क्यों कहा, क्योंकि भैया ग्राफ ही कांस्टेंट है, ना कोई उतार आ रहा ग्राफ में ना कोई चढ़ाव आ रहा, मतलब ग्राफ बिल्कुल स्मूथ एक ही लेवल पे चल रहा है। इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को। ठीक है, या फिर इसकी जगह ये भी होता ना, ये तो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये होती तब भी ये होता। इसके बाद क्या आता है, मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये है मोनोटोनिक फंक्शन जो लगातार बढ़ रहा है ना, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब बाई में चढ़ाव भी आ रहा है, उतार भी आ रहा है, फिर चढ़ाव भी आ रहा है, इसको बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो मैं एक बार वापस कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा। मैक्सिमा मिनिमा, इसी को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, जिनको मैक्सिमा मिनिमा नहीं पता, मैक्सिमा का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे कोई भी फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे, और मिनिमा वो पॉइंट जहां पे कोई भी फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू दे, यानी कि वो पॉइंट बोला है मैंने। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू वो अलग चीज होती है। अब यहां से बात है भाई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्यों लिखा, ये मतलब नकली होते हैं क्या, आपने लोकल लिखा हुआ है। बिल्कुल मेरे भाई, मैंने कहा था ना आने वाली वीडियो में बात करेंगे। एक तो होगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। क्योंकि देखो जब हम डेरिवेटिव की हेल्प से मैक्सिमम मिनिमम पता करते हैं तो उसमें वो टर्निंग पॉइंट रहता है कि टर्निंग पॉइंट में से कौन मैक्सिमम बनेगा कौन मिनिमम बनेगा। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो टर्निंग पॉइंट की हेल्प से ये पॉइंट मैक्सिमम होना चाहिए था, है ना, क्योंकि ग्राफ ने सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पे लिया, जो सबसे बड़ा सबसे उसी जगह है ये, और मिनिमम वैल्यू ये आनी चाहिए थी टर्निंग पॉइंट के हिसाब से। पर क्या असली में ये मैक्सिमा और ये मिनिमा है, बिल्कुल नहीं है। सब बोल देंगे भैया मैक्सिमा तो ये वाला पॉइंट बनना चाहिए था जहां पे ग्राफ ने बिल्कुल टॉप को टच किया, और मिनिमम होना चाहिए था ये वाला पॉइंट जहां पे ग्राफ ने लोएस्ट वैल्यू दी। तो कैसे कह सकते हो कि ये मैक्सिमा ये मिनिमा है, इसलिए डेरिवेटिव की हेल्प से जब ये मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं वो होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है लोकल और एब्सोल्यूट फर्क समझ में आ गया होगा। हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा जब निकालते हैं हमारे पास इंटरवल गिवन हो, जैसे आपको पता दे रखा हो कि भाई 2 से 5 में बता कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां आएगा, तो आपको डेरिवेटिव की हेल्प से पता करना है कि कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा है। फिर आपको ये दोनों पॉइंट भी पुट करने हैं अपने फंक्शन के अंदर कि कहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है और कहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। क्योंकि अगर मुझे एंड पॉइंट पता होते तो मैं एंड पॉइंट जरूर पुट करता, जिससे मुझे पता हो जाता कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये आई है और मैक्सिमम वैल्यू ये आई है, जो कि एक एंड पॉइंट है। क्योंकि ये वाला पॉइंट कभी टर्निंग पॉइंट में आएगा ही नहीं डेरिवेटिव करते वक्त, सिर्फ कौन से पॉइंट आएंगे, ये दोनों पॉइंट। अब आते हैं आगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात मैं लास्ट वीडियो में कर चुका हूं। अब आज हम सीखेंगे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा मिनिमा का पता कैसे लगाते हैं। अब एक फंक्शन है, आपकी बुक का सवाल है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15। आपको करना है पहले इसका, अब जो ही फंक्शन आ गया सबसे पहले क्या कर दोगे, इसका बिड़ते ही डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव x, x के क्या होगा 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम होगी 2x, 10x का क्या हो गया 10।
मैंने कहा था जैसे आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो उस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है। अब जो भी डेरिवेटिव आया उसको निकाल दोगे जीरो के बराबर, क्यों? ताकि आप टर्निंग पॉइंट्स निकाल सको, इन्हें बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, ये निकाल सको। तो जो भी डेरिवेटिव आया है मैं इसे कहां रख दूंगा? जीरो के बराबर। तो 2x माइनस 10 बराबर आ गया जीरो के, 10 वहां जाके प्लस का हो गया, यहाँ पे रह गया 2x, 2 है x के मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/2, जो हमारा आ गया 5, यानी कि x बराबर आ चुका है 5। अब इसी पे ग्राफ मैक्सिमा भी है, इसी पे ग्राफ मिनिमा, मतलब या तो इसी पॉइंट पे ग्राफ मैक्सिमा है या इसी पॉइंट पे मिनिमा है। बताया कौन? उसके लिए दो टेस्ट थे, एक था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो मैं डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। वो कैसे निकालना? दो चीज निकाल लो, एक तो निकाल लो फंक्शन के अंदर रखना है आपको, डेरिवेटिव के अंदर रखना है x लेस देन 0, तो हमें चेक करना है f डेरिवेटिव x लेस देन 0 बोल रहा हूं, 5 है ना पॉइंट, लेस देन 5 पे, तो f डेरिवेटिव x जो 5 से छोटा लेना है। अब 5 से छोटा ऐसा लो जो बिल्कुल 5 के करीब हो, मैंने ले लिया 4.9, तो 4.9 लिया मैंने। तो जब मैंने अब 5 से छोटा होता है 4.9, जब मैंने यहाँ पे रखा डेरिवेटिव में, यहाँ पे 4.9 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा? 9.8, 9.8 माइनस में 10 कितना आया? 0.2, यानी कि नेगेटिव आया, माइनस 0.2। क्यों? क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस की जा रही थी, अब माइनस का 0.2 आया। सो फंक्शन इज, अभी अच्छा एक मिनट अभी रुक जाना, अभी कोई भी कंक्लूजन नहीं देना, अभी एक काम और करना है, x ग्रेटर देन 5 पे भी निकालना है। अब x ग्रेटर देन 5 पे निकालना है तो मैं पे क्या कर दूंगा? f डेरिवेटिव 5 से बड़ा। अब 5 से बड़ा कुछ भी है जो बिल्कुल 5 के करीब हो, मैंने 5.1 ले लिया या 5.2 ले लो, जो मन करा बोल रहे, 5.1 ले लिया मैंने। जब मैंने 5.1 यानी कि बड़ी वैल्यू ली तो यहाँ पे रखा, तो 5.1 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 10.2 माइनस में 10, कितना आंसर आया? प्लस का 0.2। तो जब मैंने छोटी वैल्यू ली 5 से, मेरा आंसर भी नेगेटिव आया। ठीक है, आंसर क्या आया? नेगेटिव, यानी कि f डेरिवेटिव 4.9 आया लेस देन 0। ठीक है, और जब मैंने बड़ी वैल्यू ली तो मेरा आंसर भी कैसा आया? आंसर भी कैसा आया? पॉजिटिव आ गया, यानी कि 0 से बड़ा आया। यानी कि जब छोटी वैल्यू ली उससे तो छोटा आंसर आया, नेगेटिव आया, जब बड़ी वैल्यू ली तो बड़ा आंसर आया, 0 से बड़ा आंसर हो गया। तो फंक्शन आप करोगे कंक्लूड, सो फंक्शन इज मिनिमा, फंक्शन क्या है? मिनिमा एट x बराबर 5, फंक्शन मिनिमा है, मतलब जैसा रखो वैसा आंसर आ जाए तो फंक्शन मिनिमा हो जाता है। 0 से छोटा रखा, यहाँ पे देखो, सॉरी 5 से छोटा रखा तो छोटा आंसर आया, नेगेटिव आंसर आया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? जैसा रखा वैसा आंसर आ गया। जब 5 से बड़ा रखा तो आंसर भी क्या आ गया? 0 से बड़ा आ गया, मतलब हमारा आंसर जो है डेरिवेटिव का 0 से बड़ा आ गया, यानी कि पॉजिटिव आया। तो सिंपल सी बात है, इस केस में क्या हो जाएगा? मिनिमा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, मतलब क्या, मैं छोटा रखता 5 से और आंसर आता बड़ा, पॉजिटिव आता, ठीक है, और मैं जब बड़ी वैल्यू रखता 5 से और आंसर आता नेगेटिव, तो उस केस में फंक्शन जो है मैक्सिमा होता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इस बात का ध्यान रखना। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा अजीब टेस्ट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और थोड़ा सा मुश्किल भी है एज कंपेयर टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। तो फंक्शन इज मिनिमम एट x बराबर 5, और अगर आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू, क्या निकालनी है? मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो फंक्शन रख दो 5 को, तो फंक्शन है 5 रख दूंगा मैं यहाँ पे, तो 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, 10 गुणा में 5 और यहाँ पे है 15, तो 50 माइनस का 25 और 15 कितने हो गए? 40, 40 माइनस 50 कितना आ गया? माइनस का 10। क्यों? क्योंकि हम छोटी में से बड़ी चीज माइनस कर रहे हैं, तो ये आ गया माइनस का 10, हमारा आंसर आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई। अब एक चीज और समझते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को हमें करना होता सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, तो कुछ नहीं करना था, x बराबर 5 पे आया, इसी फंक्शन क्या है? मैक्सिमा, इसी फंक्शन क्या है? मिनिमा। अब गारंटी कौन देगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है क्या मैक्सिमा मिनिमा है, तो हम निकालते हैं अगेन डिफरेंशिएशन, यानी कि हम करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट। और उम्मीद है डेरिवेटिव अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने x की पावर n से n वाला फॉर्मूला लगाया था, 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 10x का 10 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, जो कहीं रहेगा x का 1 हो गया था और 15 का 0 हो गया था। जब मैं अब इसका करूंगा डेरिवेटिव, तो देखो 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो यूं कर रहता है, x का डेरिवेटिव कर देंगे 1, और 10 क्या है? कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0, 2 1 जा 2 हो गया।
तो 2 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने देखा एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जो है वो आया है 2, जो कि क्या होता है 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव आया है। और अगर ये पॉजिटिव आया है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा। फंक्शन इज मिनिमा। यहां भी उल्टा होता है, अगर 0 से बड़ा आया है तो मिनिमा हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आया होता तो मैक्सिमा होता। तो फंक्शन इज मिनिमा एट एक्स बराबर क्या 5, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू तो सेम तरीके से ही निकलेगी पुट करने के बाद। तो ये हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम फिर से बात करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा की। लेकिन जो हमारे 2 टेस्ट थे, एक तो था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों खत्म हो चुके हैं लास्ट की 2 वीडियोस में। आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर, जहां हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। आई बात समझ में? तो अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और भाई क्वेश्चन काफी ध्यान से देखा करो, क्योंकि जब आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन करोगे वहां पे बहुत ज्यादा मिसप्रिंटिंग या फिर दिक्कतें होती हैं, जिन्होंने गलत सोल्व कर रखी होती हैं। तो ध्यान से क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। उसने बोला फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमम फंक्शन, मतलब हमें इसका जो भी मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा वो चेक करना है। इस रिलेटिव एक्सट्रीम का मतलब कुछ नहीं होता। आपको देखो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं और फिर देखना है कि उस पॉइंट में मैक्सिमम आया मिनिमम आया, सिर्फ इतना सा काम है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस फंक्शन के साथ। तो मैंने कहा था कि जब भी फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना आए तो सबसे पहले आप उस फंक्शन का आंख बंद करके डिफरेंशिएशन करोगे। तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dx। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब मैं करूंगा डेरिवेटिव x की क्यूब का। जब x की क्यूब का डेरिवेटिव करने गया तो मुझे याद आया कि x की पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है एक, क्या कि कभी भी करना हो x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया, यहां से भी n उतर के नीचे आएगा, 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर पावर कम हो गई 3x। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का यूं रहता है। मैं करूंगा सिर्फ x के डेरिवेटिव, वो कैसे होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर पावर कम हो गई 2x। ऐसे ही 36x का 36, क्योंकि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो फिर बोलूंगा यूं का यूं रहेगा। x का डेरिवेटिव करना था सिर्फ 1 हो जाएगा। और 8 क्या है, कांस्टेंट है और उसके पास कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, देखो भाई अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वो यूं का रखा जाता है, वेरिएबल का हम डेरिवेटिव कर देते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट सिंपल है, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट का 0 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास dy बाई dx, यानी कि f डेरिवेटिव x। और मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है, यानी कि इस फंक्शन का भी ग्राफ तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा इस फंक्शन को, अब मुझे निकालना है क्रिटिकल पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट। तो अब मैं रख दूंगा अपने डेरिवेटिव यानी कि dy बाई dx को 0 के बराबर। तो 3x स्क्वायर, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसे। तो 12 दूनी 24, 24x प्लस में 36 बराबर है 0 के। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो भाई जिसको दिख रहा है कि हाँ भैया कॉमन आ रहा है, 3 से सब कट जाएंगे, यानी कि 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो भाई बाहर। तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 12, पूरा मादा के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रह गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर है 0 के। अब सोल्व करते हैं। तो मैंने बना लिया फैक्टर, फैक्टर किसके, इस 12 के। तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 और 2, है ना, क्योंकि 6 गुणा में तो 12 भी होता है, ठीक है, और 6 और 2 8 भी होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर है 0 के। इन दोनों में उसको बना रहेगा, बिल्कुल को बना रहा है, x को बना गया, तो x को ले लिया यहाँ से। यहाँ पे रहेगा x माइनस 6, एक तरह से मैंने मेरे टर्म स्प्लिट कर दिया भाई, जो कि फैक्टराइज कर बिना 0 नहीं निकाल सकते आप इसके, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने थे। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले देखो मेरे टर्म स्प्लिट को ऐसे करते हैं कि दोनों नंबरों को ऐसे जोड़ना या हटाना है कि वापस ये बने। तो दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए। तो 12 और 1 की मल्टीप्लाई करवाओ तो 12 आएगा, और 12 के 12 रहेगा एलसीएम, 2 से 12 काटूंगा 6 पे, 2 से काटूंगा 3 पे, 3 से काटा 1 पे। 3 देखो 2 दूनी 4 और 3, तो 4 बनेगी नहीं, क्योंकि 4 और 3 ना तो जोड़ने पे 8 बन सकते हैं ना घटाने पे 8 बन सकते। तो 4 दिए 12 हो जाएगा, फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 2 मिल गए नंबर, क्योंकि 6 गुना में तो 12 भी होता है, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है मेरे टर्म स्प्लिट करने की कि दो नंबरों को तोड़ना तो है, पर ऐसे तोड़ना है कि वापस तो ये बने, और दो नंबरों की मल्टीप्लाई वापस 12 भी बनना चाहिए, यानी कि आगे और पीछे वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो 6 और 2 बन गए, इसने यहाँ पे 6x और 2x लिखा था। अब यहाँ से x को आ गया, यहाँ से माइनस 2
कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन लिया मैंने, यहाँ से यहाँ पे रह गया x, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के सिंबल चेंज होंगे, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो जाएगा, -6 बराबर है 0 के, यू भी दोनों सेम बनेंगे ताकि कॉमन आ सके, तो x -6 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x -2। अब या तो ये 0 है फिर ये 0, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो x बराबर आ गया 6, एक x बराबर आ गया 2, 2 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, 6 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू आ गई 6 और 2। अब मुझे चेक ये करना है कि किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है। अब ये कौन बताएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट, तो f डेरिवेटिव x का हो जाएगा f डबल डेरिवेटिव x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, कहां गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये रहा, तो फिर से वही 3 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में है, यू रहेगा x स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से, देखो बड़ा फॉर्मूला 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x, ये और -12 कांस्टेंट है, 12 24 कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो 1 रखो, तो 3 दूनी 6x माइनस में 24। तो ये शायद पहला क्वेश्चन हुआ है इस वीडियो के अंदर जहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी x बच गया। अब बाद में हम कैसे बता रहे हैं किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है? तो देखो इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे मिनिमा होगा, गारंटी कौन देगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो मैंने कर दिया है। अब मैं निकाल रहा हूं f डबल डेरिवेटिव वैल्यू पहले 6 पे, तो जब मैंने 6 रखा तो 6 गुणा में 6 माइनस 24, 6 36, 36 में से गई 24, कितना बच गया? 12, यानी कि पॉजिटिव आंसर आया है, और पॉजिटिव आया है यानी कि f डबल डेरिवेटिव 6 0 से बड़ा आया है, सो फंक्शन इज मिनिमा। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा एट x बराबर 6। अब डबल डेरिवेटिव में निकाल रहा हूं किसने पे? बाकी तो पॉइंट बढ़ गया 2 पे, तो 2 पे निकाला तो मैं रख के देखा 2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में 24 गए -12, 12 में से 24 गए -12, यानी कि नेगेटिव आ गया। तो सिंपल सी बात है, f डबल डेरिवेटिव 2 पे 0 से छोटा आया है, ठीक है, तो फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन इज मैक्सिमा, फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा एट x बराबर 2। और अगर आपको निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आपको फंक्शन में दोनों पॉइंट रखने होंगे। तो जब मैं फंक्शन में 6 रखूंगा तो फंक्शन की 6 पे वैल्यू निकाल के देखते हैं एक बार। फंक्शन ये है भाई, 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 12 करना है, 360, 360 तो 72, 360, जल्दी बताओ कितना होता है? 432, 432। बाकी भाई कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कर ही लेता हूँ यार मैं, तुम भी क्या याद रखोगे? 36 गुना 12, 12 का 2, 2 दिन 6, 1 7, 36, अरे वाह 432 दिमाग में निकाल लिया था मैंने, तो सही भी आया है। और 36 गुना में x, तो 36 गुना में x कितना हमारे पास? x था 6, 36 गुना में 6, 6 36 का 6, 3 ये रहा, 6 18 और 3 21, प्लस में और प्लस में 8। अब सोल्व कर लो, 2 16 से 2 16, नहीं 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 नहीं, 2 16 2 16 432, ये कट गया, 8 आंसर आ गया। तो ये तो आ गया हमारी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम निकालना है 2 रख लो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो अब मैं निकाल रहा हूँ फंक्शन की 2 पे वैल्यू, इस एलसीएम को मिटा देता हूँ। फंक्शन की 2 पे वैल्यू तो निकालूंगा, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 12 चौका 48, ठीक है, 36 दूनी 72 और प्लस में 8। अब 48 में से 8 गए, 40 बच गया, 40 और 72 प्लस का है, कितना आ गया? 32, 32 और 40 आंसर आ गया, ठीक है। तो 40 आंसर आ गया, यानी कि फंक्शन की 2 पे वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 40 आई है और मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? सिर्फ 8। दोनों चीज निकाल दी है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाल लिया हमने कि कहां पे मैक्सिमम कहां मिनिमम आएगा, और साथ साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है। और उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ गया होगा। और वैसे तो मेथड मैंने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। पहली वीडियो में हमने किया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और लास्ट वीडियो जो गई थी वहां पे हमने दोनों चीज देखी थी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी। अब ये क्वेश्चन आ गया फिर से भाई, इसमें भी वही कर दो। तो फंक्शन तो सेम ही है, फाइंड द रेलेटिव एक्सट्रीम ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो फंक्शन सेम ही है, इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें हमें क्या निकालना है? मिनिमम एवरेज कॉस्ट फंक्शन। मिनिमम कितनी आई थी? x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे मिनिमम आई थी ना, नहीं सॉरी x बराबर 6 पे मिनिमम आई थी। तो x बराबर 6 कहां गया? ये रहा। तो इसमें एवरेज कॉस्ट मिनिमम आया है, जो हमारा कितना है? 8। बस ये लिख देना कि फंक्शन यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है, इसको नाम देते हैं एवरेज कॉस्ट का। जिनको नहीं पता बता देता हूं, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट पर क्वांटिटी। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आ रहा है, और एवरेज कॉस्ट पर क्वांटिटी पे कितना खर्चा आ रहा है। तो वो मिनिमम कहां पे था? फंक्शन की
6 पे वैल्यू, तो 6 पे मिनिमम था और 6 पे हमारा आंसर कितना आया था, 6 पे आंसर आया था 8। तो ये होगी मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट। आई बात समझ में? ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और हाँ, यहां से एक बात और समझाए तो, सपोज करो अगर ये टोटल कॉस्ट होता, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल कॉस्ट होता, तो टोटल कॉस्ट होने की वजह से ये होता हमारा एक्स क्यूब माइनस में 12x स्क्वायर प्लस में 36x। और अगर आपको अब, ठीक है, अगर आपको अब ये मिनिमम दिखाना है, ठीक है, कि किस x के लिए मिनिमम होगा, तो पहले आपको टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकालना होगा। टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, और क्वांटिटी है मान लो x, तो TC अपॉन में x, ये क्या बन जाता है हमारा एवरेज कॉस्ट यानी कि AC। तो यहाँ पे आता है एक्स क्यूब अपॉन में एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर अपॉन में x, तो माइनस का 12x, एक x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 36 और 8 का हो जाएगा 8y(x). अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, मतलब इसके बाद सेम स्टेप ये वाले चलेंगे अगर आपको ऐसे निकालना है तो। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे कुछ और क्वेश्चंस की, लेकिन अब क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे नए कंसेप्ट्स के ऊपर, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हमारी हेल्प करता है मैक्सिमम मिनिमम में और अलग अलग कंसेप्ट्स में। ठीक है, चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है बोर्ड के सामने से। एक क्वेश्चन और देखते हैं एवरेज कॉस्ट फंक्शन का। वो जो फंक्शन लिखा हुआ था वो फंक्शन थोड़ा सा गलत लिखा था, ये फंक्शन ये वाला सेम टू सेम नहीं था, ये वाला फंक्शन था। इसको देखते हैं, हमें इसमें प्रूफ करना है कि कहां पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि हमें कॉस्ट क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, एवरेज कॉस्ट। और इतनी ऐसी कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, मतलब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हमें करनी चाहिए कि एवरेज कॉस्ट हमारी क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। क्योंकि देखो, प्रॉफिट बढ़ाने के मैं बार बोलता हूँ दो ही तरीके हैं। अगर आपको या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो अपना प्राइस बढ़ाए या अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दे। ठीक है, और प्राइस बढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो आपका प्रॉफिट इजीली बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये रहा फंक्शन, हम कर देंगे इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फिर विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है अगर हमें उसे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो एफ क्यू क्या हो जाएगा, एफ डेरिवेटिव क्यू, इसका मैं कर दूंगा डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में। तो क्यू स्क्वायर का एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2q माइनस में 5q का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में u का ही रहेगा, q का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। अब जो भी डेरिवेटिव आया है कहां दूंगा उसे 0 के बराबर, तो क्या निकाल सकूं मैं, टर्निंग पॉइंट। तो 2q माइनस 5 बराबर आ गया 0 के, 5 वहां जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो 2q। अब देखो 2 किस में है, q के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किस में आएगा, डिवाइड में, तो q की वैल्यू क्या आएगी 5/2, तो आएगी q की वैल्यू। अब इसी पॉइंट पे मैक्सिमम भी है, इसी पॉइंट पे मिनिमम भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। गारंटी कौन देगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे वो और निकालना होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ताकि इससे पता लग जाए कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो वो करते हैं अब, तो अगेन डिफरेंशिएट, यानी कि f डबल डेरिवेटिव q। तो मैंने वो निकाला, तो 2q का कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में होगा रहेगा, q का डेरिवेटिव फिर से 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बन जा, 2 आ गया भाई। अब पॉजिटिव आया है तो मैं क्या बोल दूंगा, f डबल डेरिवेटिव q 0 से बड़ा आया है, सो फंक्शन यानी कि f डबल डेरिवेटिव q इज मैक्सिमा एट x बराबर किस पे, एट q बराबर 5/2। तो फंक्शन मिनिमा कब होगा, मैक्सिमा बोल रहा हूं, फंक्शन इज मिनिमा, 0 से बड़ा है ना, फंक्शन इज मिनिमा शो करना था हमें, 0 से बड़ा है तो मिनिमा होगा, यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमा आ गया जब q बराबर क्या हुआ 5/2, तो मिनिमा तो आ गया। अगर वो हमसे पूछे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम कहां पर लिख देंगे, फंक्शन के अंदर। तो अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी हुई कि मिनिमम वैल्यू क्या है, और ध्यान से समझना भाई, इस रिलेटिव वर्ड को देखिए, कंफ्यूज मत होना। इस रिलेटिव एक्सट्रीमम का मतलब भी यही है, क्या हमने अब तक एक्सट्रीमम पॉइंट्स ही निकालने सीखे हैं, अरे बात समझ में। तो इसको देखिए कंफ्यूज मत होना, हमें वही चीज करनी है जो हमारे क्वेश्चन में करते आए हैं, मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए। अब वो क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू, तो आप पुट कर दो, तो फंक्शन की वैल्यू 5/2 पे, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 5 q की जगह कितना जाएगा, फिर से 5/2, ठीक है,
और प्लस में 8। जब सोल्व करूंगा 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4 25/4 माइनस में 5 पंजे 25, 25/2 और नीचे प्लस में 8, इसके नीचे 1 है, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 4 को 4 से काटूंगा 25 ऊपर, माइनस में 4 को 2 से काटा 2 पे 25 दूनी 50, 50 आ गया, और प्लस में 4 को 1 से काटा 4, 8 4 32 आ गया। अब 25 में से 50 गए, -25 प्लस 32 कितना हो गया 7, 7/4 आ गया हमारे पास मिनिमम कॉस्ट। तो पहले मैंने देखा कि मिनिमा कब होगा, यानी कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम कब आएगी, ऐसी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो वो थी 2.5 यानी कि 5/2, और मिनिमम कॉस्ट कितनी आई 7/4। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम मिनिमम निकालते कैसे हैं, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे आने वाली वीडियो में, जैसे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमा कब होगा, यानी कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो। आज बात समझ में, ये सारे यूजेस हैं किसके, मैक्सिमम मिनिमा के इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही मान लो मैं एग्जांपल दूं तो रिवेन्यू मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, यानी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें कि रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही मैक्सिमम हो जाए, और क्या होगा वो मैक्सिमम रिवेन्यू या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट। ये सारे यूजेस हैं डिफरेंशिएशन के अलग अलग इकोनॉमिक्स की दुनिया में या फिर इकोनॉमिक्स की फिजिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ग्राफ्स का पता कैसे लगाते हैं कि वो कैसे बढ़ता है और कैसे गिरता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज की हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स में, वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जो आपके दोस्त वगैरह उनका एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले तो समझते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। देखो अब तक हम जो करते आए हैं ना, y डैश या फिर f डेरिवेटिव x या फिर मैं बोलूं dy/dx, इन सबको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ जाए एक से फालतू बार डेरिवेटिव करने की, तो हम हेल्प लेते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, उसी को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि हो सकता है y डबल डैश निकालना हो, एक ही नाम है, ये सारे एक ही नाम है। ऐसे ही f डबल डेरिवेटिव x ही बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो d2y/dx2। ऐसे ही अगर आपको 3 बार डेरिवेटिव करना है, यानी कि ट्रिपल ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, तो y डबल डैश का हो जाएगा y ट्रिपल डैश f ट्रिपल डेरिवेटिव x, और यहां पर जाएगा d3y/dx3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव काम करता है। अब समझते हैं फंक्शंस के ग्राफ को कि कैसे वो किस किस रेट से बढ़ सकते हैं। देखो 3 तरीके के होते हैं वैसे तो, पहले मैंने 2 की बात की है जिसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से। जैसे यहां पे देखो, इफ फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx 0 से बड़ा है, अगर हमारा dy/dx 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब ग्राफ बढ़ेगा, ये तो निश्चित है कि ग्राफ हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। पर किस रेट से बढ़ेगा उसको समझते हैं। ग्राफ को बढ़ाने के, ठीक है, 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना, एक होता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाना, और एक होता है कांस्टेंट रेट से बढ़ाना। अब जैसे इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से। अब ये बात भैया इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं नंबरों के माध्यम से। अगर मैं कुछ नंबरों के एग्जांपल लूं, जैसे मैंने कुछ नंबर लिखे 2 4 8 16, ठीक है, 30 50, अगर मैं इनको देखूं, अब ध्यान से समझना एक बात, कोई नंबर बढ़ तो रहे हैं ना, लगातार बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बढ़ा 2 से, फिर बढ़ रहा है 4 से, फिर बढ़ गया 8 से, फिर बढ़ गया 14 से, फिर बढ़ गया 20 से। तो ये नंबर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन किस रेट से बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस रेट से ये बढ़ रहे हैं ना, वो रेट भी बढ़ रहा है। पहले बढ़ा सिर्फ 2 से बढ़ा, फिर बढ़ गया 4 से, फिर बढ़ गया 8 से, फिर बढ़ गया 14 से, फिर बढ़ गया 20 से। क्या रेट नहीं बढ़ रहा? इसको हम बोलते हैं किसी भी चीज का इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। ऐसे ही ग्राफ भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। ग्राफ बढ़ तो रहा है, पर किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। पता कैसे लगेगा? पहली बात dy/dx 0 से बढ़ाना चाहिए, तभी ग्राफ बढ़ेगा। दूसरी बात d2y/dx2 यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का 0 से बड़ा आना जरूरी है अगर ग्राफ को इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है, तो मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हाँ, अगर देखते हैं अगला पार्ट इसका, तो अगले पार्ट में क्या है कि ग्राफ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि मैं ग्राफ लूं, यहां पे मैंने लिया 2, फिर हो गया 50,
फिर हुआ ये क्या नाम है 40, ठीक है, एक मिनट, फिर ये 50 हो गया, 50 के बाद कितना हो गया ये, नंबर बड़े लेने पड़ेंगे ना, 80, फिर ये हो गया हमारा 100, फिर ये हो गया हमारा 110, ये नंबर ले लिया मैंने। अब थोड़ा सा इनका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। पहले क्या हुआ, 2 से सीधा 50 हो गया, कितने से बढ़ा 48 से, फिर 50 से 80 कितने से बढ़ा 30 से, फिर 80 से 100 कितने से बढ़ा 20 से, फिर 100 से 10 कितने से बढ़ा 10 से। बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, बार बार घटता चला जा रहा है बढ़ने में भी, है ना, बढ़ तो लगातार रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना, रेट सेम नहीं है। अगर सेम रेट से बढ़ता तो और तेजी से बड़े बड़े नंबर आते, लेकिन 2 से 50 हुआ, फिर 50 से 80, 80 से 100, फिर 100 से 110, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, जब ग्राफ इस तरीके का बने। ठीक है, अब ये कब होगा, देखो dy by dx तो 0 से बढ़ाएगा ही क्योंकि ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन d2y by dx2 लेस देन 0 आना चाहिए, d2y by dx2 लेस देन 0 आना चाहिए ग्राफ को डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाने के लिए। ठीक है, अरे एक होता है कांस्टेंट रेट से बढ़ना, जैसे मैं एग्जांपल दूं 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ रहा है, लेकिन दो से सिर्फ दो आ गया सारे नंबरों के बीच में। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ बढ़ तो रहा है बट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। और अपने बच्चों ने पढ़ा भी था, इसी का नाम था एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास की में से पढ़ा होगा, भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर मैंने याद दिला दिया है। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब समझते हैं सेकंड पार्ट को। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, यानी ग्राफ का इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, दोनों हमने समझ लिया है। अब समझते हैं डिक्रीजिंग को। तो डिक्रीजिंग में साफ सीधी बात है, इंक्रीजिंग करने के लिए dy by dx दोनों केस में 0 से बढ़ाना चाहिए था, यहाँ पे 0 से कम आएगा क्योंकि दोनों केस में डिक्रीज कर रहा है, तो 0 से कम हो गया, 0 से कम हो गया। तो अगर हमारा d2y by dx2 0 से बड़ा आया तो वहां पे क्या हुआ था, ग्राफ बढ़ रहा था इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, घट तो रहा है लेकिन और तेजी से घट रहा है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल दूं कि पहले 100 था, फिर 96 हो गया, नहीं पहले 100 था, फिर 50 हो गया, फिर 40, थोड़ा सा और घटाते हैं 30, फिर 20, ऐसे कि घट तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से घट रहा है। पहले 50 से घट गया, फिर 20 से घटा सिर्फ, फिर 10 से घटा सिर्फ। इसे बोलते हैं कि ग्राफ गिर तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से गिर रहा है। तो देखो ये रहा डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, ये क्या दिखा दिया मैंने, अच्छा ये नीचे है ना, या तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, ये हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट का। और लास्ट केस भाई देखो डी जो छोटा मिलेगा, छोटा क्यों मिलेगा, क्योंकि ग्राफ गिर रहा है। और यहां पे हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट कब होगा, जब यहाँ पे सेकंड केस मैंने लिखा नहीं है एंड यहाँ पे लिखना भी था, वहां पे लिख लेना भाई, d2y by dx2 0 से छोटा आना चाहिए। अगर ऐसा होता है, मतलब ये भी हो और ये भी हो, तब हमारा कर्व जो होगा वो डिक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, लगातार और तेजी से गिरेगा। जैसे मान लो 100 था, फिर 90 हो गया, फिर सीधा 70 हो गया, फिर सीधा 40 हो गया। इसे बोलते हैं डिक्रीज तो करा, देखो पहले 10 से डिक्रीज किया, फिर 20 से डिक्रीज हो गया, फिर 30 से डिक्रीज हो गया, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। तो ये 4 टाइप के हमारे फंक्शन थे। और सेकंड और डेरिवेटिव बताता है कि कैसे ग्राफ किस रेट से बढ़ रहा है, फिर किस रेट से गिर रहा है। ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट रेट से घटना, वो भी इजी है। अगर बताना चाहूं तो 100, 98, 96, 94, 92, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, कि ग्राफ गिर तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से गिर रहा है। तो मैंने सिर्फ नंबर्स की हेल्प ली आपको ये समझाने के लिए कि इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है। वैसे समझना आपको ग्राफ सही था, तो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया ये वाला। अब इसके अलावा एक चीज और हम समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या कि क्या नाम है, मैक्सिमम मिनिमा करते वक्त सेकंड और डेरिवेटिव हमारी कैसे हेल्प करता है। वैसे बाकी हमने कंसेप्ट की बात कर ली थी मैक्सिमा मिनिमा के, वहां पे हमने इस चीज को डीप में समझ लिया था। फिर भी इस टॉपिक में है ये वाला कंसेप्ट, मैं एक बार फिर बता देता हूं। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, देखो आपको मैक्सिमा निकालना है तो सबसे पहले क्या करते थे, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर जो भी डेरिवेटिव आया 0 के बराबर रखते थे ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि टर्निंग पॉइंट्स निकाल सको। ठीक है, अब उन्हीं टर्निंग पॉइंट में से किसी पे मैक्सिमा है, किसी पे मिनिमा, यानी कि हम पहले करते थे dy by dx 0 के बराबर। और अगर हमें मैक्सिमा दिखाना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी हाल में
जीरो से छोटा आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव आना चाहिए, तभी वो मैक्सिमा होगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमा बिल्कुल नहीं बना सकता। ठीक है, अब इसके बाद अगर आगे बात करूं मैं, ऐसे ही अगर मिनिमा दिखाना है तो dy by dx सबसे पहले आप करोगे, किसी फंक्शन का वो जीरो का रख दोगे। ठीक है, यहां से आएगा आपका टर्निंग पॉइंट, फिर आपका जो d2y by dx2 है, d2y by dx2 है वो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए, तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव आया सेकंड और डेरिवेटिव का आंसर तो फंक्शन मिनिमा बनाएगा, अगर नेगेटिव आया तब फंक्शन क्या बनाएगा, मैक्सिमम बनाएगा। और फिर जो क्रिटिकल पॉइंट आया उसको अगर आप फंक्शन में वापस रख दोगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और अगर मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू आपके सामने मौजूद हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। और अगर कई बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में वो हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ, उसने क्या बोला, कंसीडर द फंक्शन z बराबर है e की 2x माइनस में 2x प्लस में 2y स्क्वायर और 3, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स है, x भी है और y भी है। टू फाइंड, कोई e को वेरिएबल मत बोल देना भाई, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कांस्टेंट है वो। ठीक है, और u भी हमारा मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है अप्रोक्सीमेटली, इरेशनल नंबर होता है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए इस सीरीज के या फिर इस कंप्लीट सब्जेक्ट के, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है, 9667836336। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारे पास अब ये क्वेश्चन अब कैसे करना है सॉल्व, उसको शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास है z बराबर फंक्शन है e की 2x माइनस में 2x प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 3। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, वैल्यू किसकी, एक्सट्रीम वैल्यूज z की, मतलब वो मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा वो समझना है, अगर x और y दो वेरिएबल है तो मैंने सबसे पहले इसमें आपको कंसेप्ट याद दिलाता हूं वापस से। आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो क्या, इस फंक्शन आपको करना होगा पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, यानी कि दो चीजें निकालनी है। पहले क्या निकालना है, dz है ना, z है हमारे पास फंक्शन, तो dz अपॉन में dx, और फिर निकालना है हमें dz अपॉन में dy। स्टेप याद दिला रहा हूं, दोनों रखना है जीरो के बराबर। यहां से आप कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहां पे फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि आप निकालोगे d2z अपॉन में dx स्क्वायर, और नीचे आप निकालोगे d2z अपॉन में dy स्क्वायर, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव करोगे दोबारा से। अगर ये जीरो से बड़ा आता है, अगर ये जीरो से बड़ा आता है यानी कि पॉजिटिव आता है, तो ये हो जाएगा मिनिमा, तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, मिनिमा। लेकिन क्या कि d2z अपॉन में dx स्क्वायर, ये जीरो छोटा आ गया, d2z अपॉन में dy स्क्वायर, ये लेस देन जीरो, यानी दोनों नेगेटिव आ गए, तो ये पॉइंट हो जाएगा किसका, मैक्सिमा का। तो ये हमारा कंसेप्ट था जिसको हमने इस लेसन नंबर 3 के दो वीडियो पहले देखा था, जो मैंने इसको डिस्कस भी किया था। अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो इसको हमें डेरिवेटिव करना होगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो मैंने शुरू कर दिया डेरिवेटिव करना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा मैं इसका, तो यहाँ पे z का 1 तो हो जाएगा इनटू में dz अपॉन में dx, और मैं क्या कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएट, ध्यान रखना इस बात का। अब पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होता है, उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो भाई कृपया करके वो वीडियो देख लेना, क्योंकि और हमेशा कोशिश करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट हमारे प्रीवियस वीडियोस में हो जाते हैं जो आगे आने वाले कंसेप्ट में यूज होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको काफी दिक्कतें आएंगी कंसेप्ट को समझने में। अब मुझे करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि आप जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो उसके अलावा, ठीक है, बाकी सब वेरिएबल क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी कि हम डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में तो y हमारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट है। तो देखो e की 2x का क्या हो जाएगा, e की 2x का डेरिवेटिव होगा, कैसे करोगे, इसको x मान लो, याद है ना चेन रूल, वो भी लास्ट वीडियो में करवाया था। तो लास्ट वीडियो में काफी मेजरली कंसेप्ट रिवाइज कर ली है, तो इसे x मान लूंगा, e की x का e की x की जगह 2x, अब इसे x मानना था थोड़ी, 2x का क्या हो जाएगा 2 माइनस में 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीधा 2, क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो वो यूं का ही रहेगा, हम करेंगे डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल का,
तो 2 था कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में था ये रहेगा, हमने क्या x का डेरिवेटिव जो हुआ 1, 2y स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है भाई, 2 पहले से कांस्टेंट था, और जब मैं कर रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो भाई तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो 0 हो गया, 3 भी 0 हो गया। हमारे पास आंसर क्या आया 2e की 2x माइनस में 2, ये हमारे पास आ गया dz बाई dx। तो हमने इतना काम तो कर दिया, ये कर लिया, और इसको रखता हूं 0 के बराबर, तो जो भी dz बाई dx आया है इसको रखूंगा मैं 0 के बराबर, ताकि मैं ऐसे x की वैल्यू निकाल सकूं। तो 2e की 2x माइनस में 2 बराबर आ गया 0 के, 2 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 2e की 2x, 2 मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, तो 2 बाय यहां से हटाया, और ये भाई यहां चला गया, कुछ 2 कट गया 1 पे। अब बात है मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कई बच्चे यहां से x की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, मैं सिंपलीफाई करके समझाता हूं। देखो सुनो, ये है e की 2x, मैंने देखा कि मुझे अगर पावर कंपेयर करनी है तो बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेस सेम हो और दो चीज बराबर हो, इसका मतलब पावर भी बराबर है पक्का। तो मैंने देखा 1, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि e की पावर 0, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होता है, तो मैंने पे e रखा, e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहां से बोल सकता हूं मैं कि भाई बेस सेम है तो पक्का पावर सेम होगी, इसका मतलब हमारा 2x बराबर होगा 0 के, 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x भी 0 आ गया। अब तो और खुश हो गया कि भाई यहां से भी x की वैल्यू क्या आई 0, 2x यहां से x की वैल्यू आ गई 0 आ गई, ठीक है, हमने कम तो कर दिया। अब मैं कर रहा हूं पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो भी यहां से देखना पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में, तो मैं कर रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो देखो z का 1 तो हो जाएगा इंटू में dz अपॉन में dy, है ना, क्योंकि हमने z का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है y के रिस्पेक्ट में। अब हमें करना है डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो मैंने देखा e की 2x कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, अब तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां जहां x होगा वो सारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये x है, ये 0 हो गया, ठीक है, तो 2y स्क्वायर बच गया, इसका करना है डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट है वही मल्टीप्लाई में होगा ही रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कि अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2y हो गया 3, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर आया 4y। अब जो भी डेरिवेटिव हुआ है यानी कि dz अपॉन में dy बराबर आ गया 0 के, तो 4y बराबर आया 0, y बराबर आ गया 0, यह आ गया हमारा टर्निंग पॉइंट, यानी कि इन्हीं दोनों पॉइंट पे तो मैक्सिमा है, इन्हीं दोनों पॉइंट पे मिनिमा है। बाकी पता कैसे लगाएंगे मेरे भाई, उसके लिए है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कर दो भाई डिफरेंशिएट। अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट, ध्यान से समझना, अगेन डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा हूं, तो दोनों के लिए आ गई, अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट, तो यहां से निकालूंगा मैं d2z अपॉन में dx स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएशन। तो मैंने देखा कि पहली बार क्या था तो ये आया था, अब हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो y तो पहले खत्म हो चुका था, अब ये सिर्फ x का फंक्शन, इसका करूंगा डेरिवेटिव, तो 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई नहीं होगा यूं, मैं करूंगा यहाँ पे e की 2x का डेरिवेटिव, फिर से देखो ध्यान से, इसे करूंगा, इसे मुझे x मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता क्या e की x का डेरिवेटिव e की x, है ना, पर दिक्कत है, तो x है नहीं, 2x है, तो मैं कर दूंगा e की 2x का e की 2x, अब इसे x मानना था थोड़ी 2x का 2, तो एक 2 और आएगा मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4, चेन रूल लगाया भाई, याद है ना, 4 e की 2x, अब ये आ गया। अब मैं कर दूंगा x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 0, तो x जब 0 रखूंगा तो 2 गुणा में 0 0, क्योंकि 0 गुणा में कुछ 0 आंसर आता है, और किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, और 4 गुणा में 1 4 आंसर आ गया, यानी कि पॉजिटिव आया है, और जब पॉजिटिव आया तो क्या होगा, ये रहा मिनिमा, है ना, तो पहले तो अभी सिर्फ x आया है, अब y का भी कर लेते हैं डेरिवेटिव, तो अब मैं निकाल रहा हूं d2z अपॉन में dy स्क्वायर। अब मैं कर रहा हूं अगेन डेरिवेटिव, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो मैंने देखा कि पहली बार किया था क्या आया था 4y आंसर आया था, जब मैं ऐसा करूंगा अगेन डेरिवेटिव, तो 4 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई का y क्या हो जाएगा अपन, तो क्या आंसर आया पॉजिटिव, फिर से 4 आंसर आ गया, तो मैं क्या बोल दूंगा कि d2z अपॉन में dx स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा आया, और d2z अपॉन में dy स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा आया, सो फंक्शन
इज मिनिमा, फंक्शन हमारा क्या है, मिनिमा एट x बराबर 0 और y बराबर 0। तो x और y मेरे क्रिटिकल पॉइंट थे। देखो क्रिटिकल पॉइंट तक तो हर एक क्वेश्चन में सेम है, हर एक क्वेश्चन में सेम है। टाइम मिला तो मैं से कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा। वैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया मैक्सिमा मिनिमा का, एक क्वेश्चन मैंने और करवाया, वो कराया था मैंने इंटरमीडिएट वाली सीरीज में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हो इंटरमीडिएट वाली सीरीज से, उसका लिंक मैं आई टैब पे लगा दूंगा, आई बस समझ में, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आराम से वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने क्वेश्चन करवाया है, उसमें से मैक्सिमा आया था। क्योंकि तो कोई फर्क नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट तो आप पे निकालोगे। अगर यहीं पे मेरा अगेन डेरिवेटिव छोटा आता, यानी कि देखो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, अगर यहाँ पे -4 होता तो यही पॉइंट मैक्सिमा के होते, तो इन्हीं पॉइंट पे हमारा आंसर मैक्सिमम आता। मेरी बात समझ में? तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर दो एक्स यानी कि दो वेरिएबल आ गई तो हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे। हमने इस चैप्टर में बस तो यही सीखा है कि वन वेरिएबल का केस होगा तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, दो वेरिएबल का केस होगा तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अ फर्म फेसेस द डिमांड शेड्यूल P 200 माइनस में 2Q, मतलब हमारे पास एक प्राइस दे रखा है जहां पे हमारे पास Q क्या है, क्वांटिटी, एंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन ये रहा हमारे पास। टोटल कॉस्ट का फंक्शन ये रहा 2/3QQ 14Q स्क्वायर 222Q प्लस में 50, ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट का फंक्शन। हमें TFC भी गिवन है। अब बात है TFC क्या होता है भाई, होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड जो कभी चेंज नहीं होते, एक होते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से चेंज होता रहता है, घटता या बढ़ता रहता है। आई बात समझ में? हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है 50। अब हमारे पास 5 चीजें निकालने में इस क्वेश्चन में, एक तो मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू भी निकालना है और प्रॉफिट भी निकालना है। तो ये 5 चीजें जब हम निकालेंगे तब जाके हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि ये ऑलमोस्ट उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगा जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। अब पहले क्या निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। हमारे पास है क्या, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या है, तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन है 2/3Q क्यूब माइनस में 14Q स्क्वायर प्लस में 222Q और प्लस में 50। तो अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो मैंने शुरू कर दिया टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना, तो कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q, तो मैं Q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव शुरू कर दूंगा। तो 2/3 हमारा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, U का U रहेगा। जब मैं करूंगा Q क्यूब का डेरिवेटिव तो क्या होगा, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 3Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 14 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, U का U रहेगा। अब मैं कर दूंगा Q स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कैसे होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। कैसे, हमने सीखा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन, कि कभी भी अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो कैसे होता है, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, nx की n-1। सेम ऐसे यहाँ पे हो गया, 14 मल्टीप्लाई में है, Q स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 2Q हो गया। 222 Q का कितना हो गया, 222, क्योंकि Q का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि Q का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम Q के रिस्पेक्ट में। और 50 क्या हमारे पास, कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट के पास कोई भी वेरिएबल ना हो, देखो दो केसेस होते हैं, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो U का U रहता है। ठीक है, यहाँ पे किसी, देखो यहाँ पे 14 था, मल्टीप्लाई में था, U का U था। ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव सिंपल क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 से हमारा 3 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2Q स्क्वायर, 14 2 28, 28Q प्लस में 222। तो ये हमारे पास आ गया है मार्जिनल कॉस्ट। तो एक काम तो हमारा हो गया है सोल्व, क्या कि मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट, जो कि आसान था। कभी भी निकालो ना मार्जिनल, अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू में मार्जिनल निकालना है, टोटल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, टोटल प्रॉफिट है मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है, कुछ नहीं करना होता। हर केस में हमें टोटल का डिफरेंशिएशन कर दो, आपका उस फंक्शन का मार्जिनल आपके पास मौजूद हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो मैंने देखा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, पर ये तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा जब मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं एवरेज कैसे निकलता है, हमेशा टोटल को डिवाइड कर लो, किससे, जितनी आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा। तो देखो समझाता हूं एक चीज, क्या कि टोटल कॉस्ट है ना वो सम होता है, यानी कि टीसी जो होता है वो सम होता है किसका,
टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारे पास टीएफसी है कितना है 50, ठीक है। क्या हमारे पास टीवीसी है? बिल्कुल नहीं है टीवीसी। क्या हमारे पास टीसी है? बिल्कुल टीसी है हमारे पास, ये रहा 2/3 क्यूब माइनस में 14 क्यू स्क्वायर प्लस में 222 क्यू और प्लस में 50 बराबर है 50 प्लस टीवीसी। अब ये वाला 50 आगे माइनस का हो जाएगा तो 50 से 50 कट जाएगा तो हमारे पास टीवीसी हमारे पास आ जाएगा, कुछ नहीं था। टोटल कॉस्ट ये इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारे पास 50 है, तो 50 से 50 कट गया, हमारे पास बाकी बच गया क्या टीवीसी। तो टीवीसी कितना है हमारे पास 2/3 क्यूब माइनस में 14 क्यू स्क्वायर प्लस में 222 क्यू और 50 तो हमारा कट गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया है ये वाला पार्ट। अब सिंपल सी बात है टीवीसी आ चुका है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कि एबीसी क्या होगा। तो एवरेज निकालने का सबसे मस्त तरीका क्या होता है, उस तरीके से निकलता है हमेशा कि टोटल को पकड़ो और क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो हमें निकालना है यहाँ पे एबीसी जो होगा हमारा टीवीसी अपॉन में क्वांटिटी। तो टीवीसी हमारे पास ये रहा 2/3 क्यूब माइनस में 14 क्यू स्क्वायर प्लस में 222 क्यू डिवाइड बाय क्यू। जब मैं क्यू से डिवाइड कर दूंगा तो अब क्यू से हर एक चीज डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्यू इसके अपॉन में भी आएगा, इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा। जब क्यू इसके अपॉन में आएगा यहाँ पे एक पावर से एक पावर कट जाएगी, क्या रह जाएगा 2/3 क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्यू इसके अपॉन में आएगा यहाँ पे एक पावर से एक पावर कट गई, सिर्फ क्यू बच जाएगा 14 क्यू बच गया। जब इसके अपॉन में क्यू से क्यू कट गया 222, तो हमारे पास बच चुका है ये आ गया। एक तो एबीसी आ गया, यानी कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लिया हमने। और हमें निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो बहुत ऊंचा है। अब थर्ड पार्ट निकालना है, क्या निकालना है हमें एबीसी एएफसी सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा, तो टीएफसी को डिवाइड कर दो किससे क्यू से। अब टीएफसी कितना है, टीएफसी 50 अपॉन में क्यू, हमारा आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। ये थोड़ी सी तकलीफ देगा आपको, बात है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, पर मार्जिनल रेवेन्यू तो जब निकालूंगा ना जब मेरे पास टोटल रेवेन्यू होगा। मेरे पास यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ही नहीं है, ठीक है, और मुझे मार्जिनल निकालना है तो टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। तो मेरे पास ये रखा है, क्या नाम है, टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी। क्या प्राइस है मेरे पास, बिल्कुल प्राइस का फंक्शन ये रहा 200 माइनस में 2Q मल्टीप्लाई में क्या जाएगी क्वांटिटी। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये मल्टीप्लाई में इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। जब इस किससे करूंगा कितना आएगा 200Q, जब इस किससे करूंगा क्या हो जाएगा 2Q का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया है टोटल रेवेन्यू। अब मुझे क्या निकालना है यहां से मार्जिनल रेवेन्यू, मैं कर दूंगा अब इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Q, तो डेरिवेटिव कर देंगे Q के रिस्पेक्ट में। जब करूंगा तो 200 क्या है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा, तो Q का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा। Q स्क्वायर का होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2Q। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200 मल्टीप्लाई में 1 200 और 2 2 जा 4 माइनस में 4Q। तो ये आएगा हमारे पास क्या मार्जिनल एक टोटल रेवेन्यू आया। अब करेंगे हम इसका डेरिवेटिव, कुछ गलती तो नहीं करी ना, नहीं मार्जिनल रेवेन्यू भी आ चुका है, टोटल बोल रहा था, टोटल रेवेन्यू तो हमने यहाँ पे निकाल दिया था, डेरिवेटिव कर दिया क्योंकि रिस्पेक्ट में ये हमारे पास आ गया है मार्जिनल रेवेन्यू 200 माइनस में 4Q। अब क्या निकालना है हमारे पास लास्ट में प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट, अब आती प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ लेते हैं। प्रॉफिट निकालना सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जितना भी रेवेन्यू आया, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है सारे गुड्स को सर्विसेज को सेल करने के बाद। जब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा प्रॉफिट बच जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, बस माइनस कर लो। टोटल रेवेन्यू आपके पास है ही, कहां गया टोटल रेवेन्यू है वो रहा, क्या नाम है ये रहा। तो ये हमारा मिल गया टोटल रेवेन्यू, तो कितना है 200Q माइनस में 2Q स्क्वायर, या टोटल रेवेन्यू, और माइनस में टोटल कॉस्ट। माइनस है तो भाई ब्रैकेट लगाया करो वरना पहली गलती माइनस करवाएगा। टोटल कॉस्ट हमारे पास ये रहा, तो 2/3 क्यूब
-14Q² और प्लस में 222Q और प्लस में 50। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं क्या सोल्व होगा ये। तो देखो कुछ कट रहा है तो काट लो। यहाँ पे क्या है, माइनस का 200Q और 222Q, तो क्या बचेगा, तो ये प्लस का 200Q है और ये माइनस का 222Q है, तो बचेगा माइनस का 2Q। ठीक है, तो -2Q और क्यूब वाला कोई फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो माइनस का 2/3 क्यूब यूं का यूं। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास 200Q और Q हो गया -2Q² प्लस में 14Q²। तो भाई प्लस माइनस माइनस 14 में 2 गए, 12Q² बच जाएंगे। तो यहाँ पे बच गया 12Q² और माइनस का 222Q और प्लस में 200Q, क्या बचेगा माइनस का 2Q, तो माइनस का 2Q। बाकी सभी का लिख लो, और कुछ तो है नहीं, Q वाला फंक्शन में लिया, Q² भी लिया, 2Q भी ले लिया और कांस्टेंट बच गया। कांस्टेंट कितना है, माइनस का 50। बस ये हमारा हो गया रिवेन्यू। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारे पास आ गया है, रिवेन्यू बोल रहा हूं, प्रॉफिट आ गया हमारे पास। जैसे ही हमने टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया, हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट भी निकाल लिया है। मिलते फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस के बारे में। अब इसको जो उतारना है उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।